हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी उशम चैनल पे। आज हम 8th क्लास का पार्ट नंबर 2 भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण को समझेंगे। ठीक है, देखिए जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें निम्न क्वेश्चंस के आंसर अपने आप मिल जाएंगे। इसमें स्टार्टिंग में सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है कि इस कालखंड में विदेशी आक्रमणों एवं नए राजवंशों के उदय ने भारत की राजनीतिक सीमाओं को किस प्रकार नया आकार दिया। दूसरा है कि भारतीय समाज ने विदेशी आक्रमणों का सामना किस प्रकार किया। राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया। और तीसरा, इस कालखंड ने लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप स्टार्टिंग में देखेंगे सबसे पहले ये कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1206 में। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 में। बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 में और 1326 में मेवाड़ साम्राज्य की पुनर्स्थापना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हैं जो आपको ये दे रखे हैं, इनको आप किसी एमसीक्यू में आपसे ये पूछ सकते हैं। ठीक, इस अध्याय में अगले अध्याय में वर्णित कालखंडों को प्राय भारतीय इतिहास के मध्यकाल का उत्तरार्ध कहा जाता है। मध्यकालीन दो कालों के बीच शब्द मूलतः यूरोपीय इतिहास, सामान्यतः रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर पुनर्जागरण तक के लिए प्रयुक्त होता है। 14वीं शताब्दी के बीच यूरोप का सांस्कृतिक पुनरुत्थान ग्रीक तथा रोमन कला एवं साहित्य के पुनर्निवेशन द्वारा पोषित था। इस समय इसे आधुनिक विज्ञान के विकास के पूर्व के अंधकार युग के रूप में देखा जाता है। चूंकि यूरोप और भारत के इतिहास बहुत भिन्न है, अतः मध्यकाल शब्द का प्रयोग दोनों के लिए उपयुक्त नहीं है। इतिहासकार भी सदैव इस बात पर सहमत नहीं होते हैं कि भारत में किस काल के संदर्भ में उपयोग किया जाए। हमें कभी कभी मध्यकाल का प्रयोग करना होगा, किंतु हमारे लिए मूलतः 11वीं से 17वीं शताब्दी का काल खंड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पानीपत का दूसरा युद्ध, ये कब हुआ था? 1556 में। ठीक है, इसमें अकबर की निर्णायक विजय हुई थी। फिर है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये 1576 में। महाराणा प्रताप पीछे हटने पर इसमें विवश हो गए थे। फिर है 1699 गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ, यानी कि आपसे पूछ सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी, तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, और सिख साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1799 में। आप ये देख सकते हो कि ताली कटोरा कोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य का विंध्य कब हुआ था? 1565 में। और दिल्ली पर मराठा नियंत्रण का आरंभ कब हुआ था? 1754 में। सरायघाट का युद्ध अहोमों द्वारा मुगलों की पराजय, ये हुआ था 1671 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1526 में। ठीक है, इसमें बाबर की वजह से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, 11वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की यात्रा एक नए युग का आरंभ हुआ। हिंदू कुश पर्वत के पार से आक्रमणों ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को नया रूप दे दिया। निसंदेह भारत ने इससे पहले भी कई युद्ध देखे थे, किंतु इस अवधि में भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के लोगों द्वारा किए गए आक्रमण अभूतपूर्व थे। इनमें से कई हमलावर मध्य एशियाई, तुर्क या अफगान थे। यह आक्रांता केवल भारत के अतुल्य धन और साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से साथ ही नहीं आते थे, वरन प्राय आवश्यकता पड़ने पर हिंसा के बल पर अपने पंथ मजहब के स्वयं के संस्करण का प्रसार करने के ध्येय से भी आते थे। आइए अब इस अध्याय में 13वीं शताब्दी से लेकर अब तक भारत के निरंतर परिवर्तित परिदृश्य का अन्वेषण करें। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का उदय एवं पतन। हाँ, यहाँ हम दिल्ली सल्तनत से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, जिसकी स्थापना 1192 में राजा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद हुई। ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो पृथ्वीराज चौहान थे उसकी हार के बाद में हुई थी, जिन्होंने उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर शासन किया। इस सल्तनत ने तुर्क अफगान मूल के 5 क्रमिक विदेशी राजवंशों का शासन देखा। मामलुक, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद एवं लोदी।
जहां उत्तर भारत के कुछ भाग दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गए, वहीं पूर्व में पूर्वगंग एवं दक्षिण में होयसल जैसे पड़ोसी राज्यों ने इसके विस्तार को रोका और ये कला, संस्कृति एवं प्रशासन के संपन्न केंद्र के रूप में भी उभरे। दिल्ली नगर ने उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सल्तनत काल राजनीतिक अस्थिरता एवं क्षेत्रीय विस्तार के प्रयासों के लिए प्रसिद्ध रहा। इसके परिणाम स्वरूप सैन्य अभियान चलाए गए, जिनमें गांवों एवं नगरों पर आक्रमण किए गए तथा मंदिर एवं शिक्षा केंद्रों को लूटा और नष्ट किया गया। उत्तराधिकार नए सुल्तान की नियुक्ति प्राय हिंसक हुआ करते थे। लगभग 3 में से 2 सुल्तानों ने अपने पूर्ववर्ती शासकों को हटाकर सत्ता हथिया ली। इससे सुल्तानों का औसत शासनकाल कठिनता से 9 वर्ष से अधिक रहा। ये आप देख सकते हो कि जो ये सिक्के हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में चांदी का 10.7 ग्राम का ये टका था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का एक सिक्का है। ठीक है, जिस पर फारसी में सिकंदर यानी द्वितीय सिकंदर अंकित है। जो लिखा हुआ है, जो लिखावट है, ये फारसी भाषा में है। ठीक है, 14वीं शताब्दी के आरंभ में अलाउद्दीन ने उत्तर एवं मध्य भारत के विस्तृत क्षेत्रों में सैन्य अभियान चलाकर अनेक नगरों को लूटा। साथ ही उसने मंगोल सेनाओं के कई आक्रमणों को विफल किया। मंगोल भारत को अपने विशाल साम्राज्य का अंग बनाने का प्रयास कर रहे थे। उसके गुलाम सेनानायक मलिका काफूर ने सल्तनत का विस्तार दक्षिण तक किया तथा मार्ग में स्थित कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। उसके द्वारा लूटी गई संपत्ति ने सल्तनत के विशाल सैन्य तंत्र को आर्थिक रूप से समर्थ बनाया। उसने कई हिंदू केंद्रों पर आक्रमण किए, जैसे श्रीरंग, मदुरई, चिदम्बरम और संभवतः रामेश्वरम। कुछ दशकों बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर शासन किया और दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों का विस्तार किया। मौर्य साम्राज्य के पश्चात बहुत समय बाद प्राय संपूर्ण उपमहाद्वीप एक ही शासक के अधीन आया। यद्यपि यह प्रभुत्व महत्वपूर्ण था, किंतु यह अल्पकालिक सिद्ध हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई, परंतु उन्हें दोषपूर्ण विधि से निष्पादित किया गया। ऐसी योजनाओं में एक थी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, जिसे उस समय देवगिरी कहा जाता था, जो आज के संभाजी नगर के निकट स्थित है, स्थानांतरित करना। संभवतः उसे लगा कि यह अधिक केंद्र में स्थित होने के कारण साम्राज्य पर अधिक अच्छा नियंत्रण प्रदान करेगा। लोगों को 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने के लिए विवश किया गया और कुछ वर्षों बाद जब योजना विफल हो गई तो उसे राजधानी को पुनः दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। कुछ स्रोतों के अनुसार दोनों स्थानांतरों में अपार जानहानि हुई। एक और उदाहरण था सांकेतिक मुद्रा का आरंभ, जहां सस्ते तांबे के सिक्कों को सांकेतिक मुद्रा घोषित किया गया और उन्हें चांदी एवं सोने के सिक्कों को समान मूल्य का माना गया। यद्यपि यह एक प्रगतिशील विचार था। आज हमारी अधिकांश मुद्रा वास्तव में सांकेतिक हैं, किंतु उस समय उसने व्यापार में भ्रम उत्पन्न कर दिया तथा लोगों को तांबे के नकली सिक्के बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे अर्थव्यवस्था का ह्रास हुआ। सुल्तान एवं उसके दरबारी अभिजात वर्ग भव्य महलों में रहते थे, बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे, रत्न जड़ित आभूषणों तथा उत्तम भोजन का आनंद लेते थे। यह संपत्ति मुख्यतः सैन्य अभियानों से प्राप्त लूट, साधारण जन एवं विजित क्षेत्रों पर लगाए गए करों एवं गुलाम व्यापार में भागीदारी से प्राप्त होती थी। जैसे कि गुलाम बनाए व्यक्ति मुफ्त में श्रम करते थे या उन्हें दूरस्थ मध्य एशिया भेजकर बेच दिया जाता था। लेकिन लूटपाट ने व्यापारिक नेटवर्क एवं कृषि उत्पादन को प्रभावित किया। इस अवधि में बौद्ध, जैन एवं हिंदू मंदिरों में पवित्र पूजनीय मूर्तियों एवं चित्रों पर कई प्रहार भी हुए। इस प्रकार का विनाश न केवल लूटपाट से वरन बुत शिकन से भी प्रेरित था। कुछ सुल्तानों ने जजिया कर भी लगाया, जो गैर मुस्लिम प्रजा पर सुरक्षा प्रदान करने और सैन्य सेवा से छूट देने के बदले वसूला जाता था। व्यवहारिक रूप में शासक पर निर्भर करते हुए यह भेदभावपूर्ण आर्थिक बोझ एवं सार्वजनिक अपमान का कारण बनता था।
इसने प्रजा को इस्लाम पंथ अपनाने के लिए एक आर्थिक एवं सामाजिक प्रोत्साहन भी प्रदान किया। 14वीं सदी के अंत में तैमूर, जो कि मध्य एशिया का एक क्रूर तुर्क मंगोल आक्रांता था, ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली पर घातक प्रहार किया। उस समय दिल्ली एक समृद्ध नगरी थी, जैसा कि उसने अपने आत्मस्मरण में लिखा है। उसके दो उद्देश्य थे: काफिरों के साथ युद्ध करना एवं उनकी धन संपत्ति को लूटकर कुछ प्राप्त करना। बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की गई, उन्हें गुलाम बना लिया गया और नगरों को खंडर में बदल दिया गया। तैमूर अपार लूट के साथ भारत से लौटा, पीछे केवल अराजकता रह गई। इसके उपरांत लोधी वंश उभरा एवं दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश की स्थापना हुई। यद्यपि तब तक भारत के भीतर अन्य राज्यों एवं राजवंशों के बढ़ते प्रतिरोध के कारण सल्तनत का क्षेत्रफल अत्यंत सिकुड़ चुका था। दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध। अपने संपूर्ण शासनकाल के समय दिल्ली सल्तनत को कई मोर्चों पर विरोध का सामना करना पड़ा। जहां कई राज्य सल्तनत के अधीन हो गए, वहीं कलिंग के पूर्वी गंग राज्य को अधीन करने में विफलता हाथ लगी, जिसमें वर्तमान उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ भाग सम्मिलित थे। 13वीं शताब्दी के मध्य में इस राज्य के एक शासक नरसिंह देव प्रथम, जिसे नरसिंहा देव प्रथम भी उच्चारित किया जाता है, को उनकी सैन्य शक्ति एवं सांस्कृतिक वैभव के लिए जाना जाता है, जो उन्होंने अपने राज्य को प्रदान किए। सल्तनत के कई आक्रमणों को विफल करने के अतिरिक्त उन्होंने बंगाल में सल्तनत द्वारा नियुक्त शासक को भी पराजित किया। विजयों की स्मृति में उन्होंने कोणार्क, वर्तमान उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। हमने पहले उल्लेख किया था कि अलाउद्दीन दक्षिण की ओर इसलिए बढ़ा क्योंकि वह क्षेत्र अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उस समय दक्षिण भारत, मुख्य रूप से वर्तमान कर्नाटक के कुछ भागों पर होयसल वंश का शासन था। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के कई आक्रमणों का सामना किया और दक्षिण के एकमात्र स्वतंत्र राज्य बने। यद्यपि इन आक्रमणों तथा आंतरिक संघर्षों के कारण होयसल राज्य का ह्रास हुआ और मध्य 14वीं शताब्दी में इसका दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य में विलय हो गया। दिल्ली सल्तनत को अनेक स्वतंत्र क्षेत्रीय सल्तनतों के उदय के होने वाले विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए बहमनी सल्तनत 14वीं शताब्दी के मध्य में उदित हुई एवं कुछ समय के लिए दक्कन के अधिकांश भाग पर उसका नियंत्रण रहा। गुजरात, बंगाल तथा अन्य क्षेत्रों में भी शक्तिशाली सल्तनतें उभरी, जिससे गठबंधन एवं लगातार युद्धों की जटिल स्थिति उत्पन्न हुई। राजस्थान के कुछ भाग भी दिल्ली सल्तनत की पहुंच से दूर रहे। 15वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत को मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने बाद की सल्तनतों के आक्रमणों को भी सफलतापूर्वक विफल किया। हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य। ऐसी परिस्थिति में जैसे दिल्ली सल्तनत राजनीतिक रूप से अधिक अस्थिर होती गई, दक्षिण में नए नए सत्ता केंद्र का उदय हुआ। 14वीं शताब्दी में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने आरंभ में मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी। इन्होंने अंततः दिल्ली की अधिसत्ता को अस्वीकार कर दिया तथा एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यह राज्य दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्ति में परिणत हो और आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य कहलाया। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में बहमन सल्तनत एक प्रमुख प्रतिद्वंदी थी, जो अंततः 5 स्वतंत्र राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर, बीदर में विभाजित हो गई, जिन्हें दक्कन सल्तनतें कहा गया। कि दक्कन की जो सल्तनत है उसमें कितने राज्य शामिल थे? उसमें 5 राज्य शामिल थे: बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर और बीदर। ठीक है। प्रत्येक राज्य पर वहाँ के पूर्व शासक अथवा तरफदार शासन करने लगे, जिन्होंने स्वायत्तता की घोषणा कर दी। विजयनगर शासकों का प्रथम 2 सल्तनतों के साथ ही पूर्व के उड़ीसा के गजपति शासकों से भी संघर्ष हुआ। अब बात करते हैं कृष्णदेव राय।
16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य अपने सर्वप्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय के अधीन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। उसके शासन में साम्राज्य ने सहन शक्ति एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण दोनों प्राप्त किए। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु तथा कन्नड़ के कवियों विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। स्वयं उन्होंने तेलुगु भाषा में तमिल भक्ति संत कवि अंडाल की कथा पर एक महाकाव्य आमुक्तमाल्यदा की रचना की। यानी कि ये आमुक्तमाल्यदा की रचना किसने की थी? ये की थी कृष्णदेव राय ने। इस महाकाव्य का एक खंड राजकीय नीति है, जहाँ उन्होंने सुशासन के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। कृष्णदेव राय ने अनेक मंदिरों को अनुदान दिए, जिसमें आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर और उनकी अपनी राजधानी विजयनगर में स्थित विट्ठल मंदिर सम्मिलित हैं, जो भव्य मंदिरों, महलों तथा अन्य भवनों में भी प्रदर्शित होता है। पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध कई युद्ध जीतने के उपरांत कृष्णदेव राय की 1529 में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। 1565 में दक्कन सल्तनतों ने गठबंधन किया एवं राम राय कृष्णदेव राय के दामाद के नेतृत्व वाली विजयनगर सेना को तालीकोटा के युद्ध में पराजित किया। ठीक है, नहीं कि तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, उस टाइम में जो कृष्णदेव राय थे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नगर को महीनों लूटा गया। घर, दुकानें, महल एवं अधिकांश मंदिर नष्ट कर दिए गए। बड़ी संख्या में नागरिकों का जनसंहार हुआ और नगर के ध्वंसावशेष ही शेष बचे। तत्पश्चात साम्राज्य छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया, जिसका शासन नायकों, पूर्व सैनिक अधिपति के अधीन था। 17वीं सदी के मध्य तक विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। हम बात करते हैं मुगल। जब दिल्ली सल्तनत पतनशील थी, तब बाबर ने एक तुर्क मंगोल शासक तथा सैन्य रणनीतिकार जो समरकंद वर्तमान उज्बेकिस्तान से निष्कासित था, ने अपनी दृष्टि भारत की ओर मोड़ी। तैमूर वंशीय बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया। देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच में था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है। और जो मुगल वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो बाबर ने ही की थी, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उसके बाद में। ठीक है, जिसे बाद में पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया। इस युद्ध में बारूद, क्षेत्रीय तोपखाने एवं तोड़ेदार बंदूकों पर अतिशय निर्भरता थी। देखिए, इसमें जो तोपखाने थे, ठीक है, और बारूद का जो प्रयोग है वो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें इनका प्रयोग किया गया था। ठीक है, जिन्हें हाल ही में भारत में युद्ध में सम्मिलित किया गया था। इस पराजय ने दिल्ली सल्तनत का अंत किया तथा बाबर ने दिल्ली की सत्ता संभालकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वो की थी बाबर ने, पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है। 1530 में बाबर की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र हुमायूं को साम्राज्य बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा। इसका लाभ उठाते हुए अफगान नेता शेरशाह सूरी ने उत्तर भारत के बड़े भाग पर शासन स्थापित किया। दीर्घकालिक सुधार किए, यद्यपि यह शासन अल्पकालिक रहा, क्योंकि हुमायूं ने शीघ्र ही अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इससे पूर्व हैमू, जो सूर वंश के अंतिम शासकों के अंतर्गत एक कुशल सेनापति एवं मुख्यमंत्री वजीर था, ने दिल्ली पर अल्पकालिक नियंत्रण स्थापित कर हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से शासन किया। यद्यपि उसने कुछ सैन्य सफलताएं अर्जित की, परंतु वह बाबर के पुत्र अकबर से युद्ध करते हुए पानीपत का द्वितीय युद्ध भूमि में घायल हो गया। उसे बंदी बनाकर अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने उसका सिर धड़ से अलग करवा दिया। शीघ्र ही अकबर ने दिल्ली को मुगलों के लिए पुनः प्राप्त कर लिया। हम बात करते हैं अकबर की। अपने पिता हुमायूं के आकस्मिक निधन के पश्चात अकबर को मात्र 13 वर्ष की आयु में सम्राट घोषित किया गया। तो देखिए, जो अकबर था, अकबर सिर्फ 13 वर्ष की आयु में उसको सम्राट घोषित कर दिया गया था। अकबर ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को मुगल शासन के अधीन लाने का अभियान आरंभ किया। उसका राज्यकाल क्रूरता एवं समन्वय का सम्मिश्रण था, जो उसकी महत्वाकांक्षा और रणनीति द्वारा निर्धारित था। आरंभिक विजय अभियानों में अपने पूर्ववर्तियों के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए उसने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में कोई दया नहीं दिखाई। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को उसने 5 माह से अधिक समय तक घेरे रखा।
राजपूत सैनिकों ने दृढ़ प्रतिरोध किया और मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई, किंतु अंततः किले में सेंध लगा दी गई। राजपूत सैनिक लड़ते हुए बड़ी संख्या में हताहत हुए, जबकि सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया। अकबर ने किले में लगभग 30,000 नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया और जीवित महिलाओं और बच्चों को दास बना लिया। अकबर की आयु उस समय 25 वर्ष थी। उसने विजय संदेश भेजा जिसमें लिखा था, हमने काफिरों के अनेक दुर्ग तथा नगरों पर अधिकार कर लिया है और वहां इस्लाम स्थापित किया है। अपनी रक्त पिपासु तलवार की सहायता से हमने उनके मस्तिष्क से कुफ्र के चिन्ह मिटा दिए तथा संपूर्ण हिंदुस्तान में मंदिरों को नष्ट किया। अकबर ने अपने पूर्ववर्तियों का अनुसरण करते हुए ये विचार अपनाया, एक शासक को सदैव विजय की इच्छा रखनी चाहिए, अन्यथा उसके शत्रु उसके विरुद्ध शस्त्र उठा लेंगे। जैसे जैसे उसके साम्राज्य का विस्तार होता गया, उसने इसे स्थिर करने के लिए राजनीतिक युक्तियों का प्रयोग किया। उसने पड़ोसी राज्यों की राजकुमारियों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए, राजपूत एवं क्षेत्रीय शक्तियों का राज दरबार में स्वागत किया, जजिया कर का उन्मूलन किया और सुलह-ए-कुल वस्तुतः सभी के साथ शांति या सभी पंथों के प्रति सहिष्णुता की नीति का अवलंबन किया। यानी कि सुलह-ए-कुल की नीति को किसने अपनाया था? ये अकबर ने ही अपनाया था। ठीक है। और अंतर प्रांतिक संवादों, हिंदू अधिकारियों की उच्च पदों पर नियुक्ति एवं अन्य साहसिक सुधारों के माध्यम से अकबर ने अपने साम्राज्य को विस्तार तथा स्थिरता प्रदान की और कई राजपूत शासकों का समर्थन प्राप्त किया। उसके दरबारी इतिहासकार एवं जीवनीकार अबुल फजल ने उसके कथनों का वर्णित करते हुए लिखा है, औपचारिक रूप से मैंने लोगों को अपने पंथ के अनुरूप ढाला और इसे इस्लाम मान लिया। जैसे जैसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मुझे अत्यंत लज्जा हुई। स्वयं मुस्लिम न होते हुए दूसरों को बलात् ऐसा करने के लिए विवश करना अनुचित था। बलपूर्वक मतांतरित लोगों से प्रतिबद्धता की क्या अपेक्षा की जा सकती है? उसकी दीर्घ शासन अवधि 50 वर्षों तक, इस अवधि का मध्यकाल शांत रहा, किंतु अंतिम 15 वर्ष कश्मीर, सिंध, दक्कन और अफगानिस्तान में नए सैन्य अभियानों से भरे रहे। स्वयं निरक्षर होने के उपरांत भी अकबर फारसी तथा भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उत्सुक रहता था। उसने भारतीय शास्त्रीय विचारों में गहरी रुचि दिखाई एवं बहुधा विद्वानों को अपने राजदरबार में आमंत्रित किया। उसने फतेहपुर सीकरी में एक अनुवाद भवन स्थापित किया, जहां उसने प्रमुख संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया। इनमें महाभारत, फारसी में रज़्मनामा या युद्ध का ग्रंथ, रामायण, 176 सुंदर लघु चित्रों के साथ भगवत गीता और पंचतंत्र सम्मिलित थे। अकबर के पुत्र जहांगीर के पिता ने की भांति ही कला तथा वास्तुकला के प्रति रुचि दिखाई और दक्कन का विस्तार का प्रयास किया। उसके पुत्र शाहजहां ने कई विद्रोहों सामना किया। उसे आगरा स्थित ताजमहल के निर्माता के रूप में स्मरण किया जाता है। ताजमहल को आज भी विश्व के महान वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक माना जाता है। यह युग कला एवं स्थापत्य कला के विकास का चरम माना जाता है, जिसमें दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और दिल्ली और आगरा के लाल किले सम्मिलित हैं। अन्य शास्त्रीय कलाओं तथा भारतीय संगीत, सुलेख एवं लघु चित्रकला का भी इसी काल में उत्कर्ष हुआ। ठीक है बेटा, आज ना हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर एक वीडियो बनाए तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो औरंगजेब से आगे की कहानी हम अगले वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।